सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर जबरदस्त। इतने हैपनिंग दिन के बाद इस दिन को कंक्लूड करने हम आ गए हैं विद द लकी वंस। सर हम लकी भी हैं और सर देखें संडेज जो होते हैं ना सर, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अमूमन इतने हैपनिंग डेज नहीं होते। संडेज को आपकी जो एक्टिविटी होती है वो तो आप डिकम्प्रेस कर रहे होते हैं, आप पूरे हफ्ते का जो सारा आपके अंदर मसले भरे होते हैं उनको आप निचोड़ रहे होते हैं अपने अंदर से। लेकिन सर ये वो ऐसा संडे नहीं है। आज के दिन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सुबह से लेके अब तक हम उनका मुआयना करते रहे और उसकी डिटेल्स हासिल की हमने। तो सर आईनी तरमीम जो है जो कल तक, सर देखें एक दिन में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। कल तक ये मामला था कि ये शायद ना हो पाए और आज तक की एक सॉर्ट ऑफ एक अनरेगुलेटेड किस्म की या इनफॉर्मल एक डेडलाइन भी थी इत्तेहादी हुकूमतों से और बाकी सबसे कि इत्तेहादी जमातों से कि आप आज के दिन इसको करवा लें, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये टू एंड फ्रो जो इतना ज़्यादा चल रहा है कि मतलब मौलाना साहब इधर हैं तो अब उधर हैं, तो अब क्या ये पक रहा है तो ये हो रहा है। मतलब सर बात आ गई थी कि खबर नहीं थी तो खानों पे बात थी। आज के तमाम अखबारात के अंदर अगर आप पढ़ें तो ये भी बताया था कि सागदार साहब ने लंच बड़ा अच्छा दिया। तो ये बेसिकली हमारे मतलब इसको मैं तो कहता हूँ कि हमारी जमहूरियत का हुस्न तो नहीं, हमारी हुकूमतों का एक हुस्न है कि खाना भी जो है वो डिस्कस होता है। आपको याद होगा जब मरीन नवाज साहिबा जब चीफ मिनिस्टर बनी इस दफ़ा तो हलवा पूड़ी के ऊपर बड़ी बहस हुई थी। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट हम ज़रा आ जाते हैं सर मुद्दे पे। और आईनी तरमीम जो है सर वो इट्स स्टीमिंग अहेड और सेनेट से 2/3 अक्सरियत हासिल करके वो चीज़ आगे पहुंची है। पीटीआई ने एब्सटेन किया वोटिंग से भी और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारा कोई भी वोट जो है वो गिना ना जाए। उसके साथ साथ उसकी सर हम आज कोशिश करेंगे उसको ज़रा सारी चीज़ को हम सामने रखें, डिकंस्ट्रक्ट करें। एक एक जो शिक है उसकी जो सारी तो नहीं हो सकती, आज के मतलब शो में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बट हम उसका एक खुलासा जो है अपनी ऑडियंस को पेश करना चाहेंगे। तो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो एक तो ये है कि आईनी अदालत नहीं बन रही, आईनी एक बेंच जो है वो होगा और उसको जो आपकी एक जुडिशल काउंसिल है वो उसको तैनात किया करेगा। उसके अंदर जुडिशल बेंच के अंदर जो तमाम लोग हैं उसके अंदर 3 जज होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, या 3 जज एंड चीफ जज, 4 जज होंगे और हुकूमती लोग भी बहुत होंगे। इसमें एक बहुत ही मुस्बत चीज़ ये भी है कि एक जो वोटिंग पावर होगी वो एक विमेंस सीट की किसी खातून की होगी और एक अकलियत की भी होगी। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि एक बड़ा फॉर्मेटिव मतलब किस्म की चीज़ है कि आप इंक्लूसिव कर रहे हैं सबको कि इसको बनाने में। लेकिन इसके अंदर मसले मसाइल भी, उसमें हम आगे आते हैं। मौलाना साहब ने आज के रोज़ जो बयान दिए उसने कहा जी कि हमने सारी चीज़ें जो हैं जो हमें बुरी लग रही थी हमने ठीक करवा ली हैं और हमने अपनी चीज़ें मनवा ली हैं। उसके अंदर मेन जो चीज़ है कि वो कि सूद जो है उसको ख़त्म करेंगे 2028 तक, और इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। ये आया एक तरमीम की तरह की चीज़ नहीं लग रही, ये रादर एक टारगेट लग रहा है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है जो कि एक बेसिकली एक पेपर प्रेजेंट करते हैं साल में कई दफ़ा, लेकिन वो सर्कुलेट होता है पार्लियामेंट में एक एज ए पेपर, तो उसको को पढ़ ले ना पढ़े वो अलग बात है। ये भी इसके अंदर कहा गया कि उसको आप बाकायदगी से फ्लोर किया करेंगे अब नेशनल असेंबली के अंदर और सब लोग उसके ऊपर बहस करेंगे। तो इससे भी किसी को इतराज़ नहीं है, ना सेनेट के अंदर इतराज़ रहा, ना इसके अंदर ना सूद वाली शर्त के ऊपर इतराज़ रहा किसी को, और इसके ऊपर दीगर और चीज़ें हैं सर। बट पॉइंट इज़ के हुकूमत नज़र आ रहा है कि एक कामयाबी से इस चीज़ को कर पाई है। जी सर, वो तो इस किस्म की मेरे ख्याल में जो पहली ही शिक है वो तो है कि पता नहीं आबो हवा या सफाई जो है वो तमाम लोगों का बुनियादी हक है। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। जो आपने सूद वाली बात की अगेन, वो मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको दिखाने के लिए कि मैं क्यों माना, उसमें ये चीज़ भी ऐड कर ली है कि देखें मैंने एक टारगेट सेट कर दिया कि 2028 के बाद सूद नहीं होगा। अब वो जाहिर है उसके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ बदल देंगे, मतलब यहाँ फिर इस्लामिक बैंकिंग ही आ जाएगी। ऑल्दो इस्लामिक बैंकिंग पे आपको आजकल पता है कि अदालतों में काफ़ी बातचीत चल रही है, और वो ये है कि जी मतलब अगेन उसका नाम जो भी होता है, पर वो जो अपने डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं इन रिटर्न इंटरेस्ट या जो भी बिजनेस की जो वो है रिमेन्स, वो नाकाफ़ी हैं।
तो अभी इस वजह से काफ़ी लोग ये भी डाउटफुल हैं कि अच्छा इनका इस्लामिक बैंक्स का शेयर इस वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। खैर, अब जो जूसी पार्ट है इसका तरमीम का, जिसके लिए ये सारा इतनी हलचल थी जी। और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड में हम इसमें यह भी बात करेंगे कि क्यों हुकूमत को इतनी जल्दी थी ये करवाने, या जल्दी को भी छोड़ें, क्यों हुकूमत इतनी तेज जज्बाती थी कि ये होनी चाहिए, और क्यों पीटीआई ने भी इसको वेल लेफ्ट किया। हाँ। मतलब उस तरह से आप देखें तो को बहुत ज़्यादा अपोज नहीं किया, तो मतलब ऐसा तासुर पाया जाता है। वो खान साहब का भी जो बानी पीटीआई का, सॉरी, वो जो बयान था कल के दिन जब मिले सब 5 लोग उनको जाके वक्त, कि वो नाराज़ हैं कि मतलब बेसिकली मैं उसका मतलब आपको पैराफ्रेज कर देता हूँ। कहते हैं मैंने ये तो नहीं कहा था करने को, मैंने तो कुछ और कहा था करने को, आप लोग ये खेल रहे हो, मैं तो कहा था। और कहते हैं मैं आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कुछ लोग उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, कुछ लोग तरदीद भी कर रहे हैं। बट अगर सर इस किस्म की बात अडियाला से बाहर आई है तो इट मीन्स के बानी पीटीआई जो है वो इस चीज़ से इतने को खुश नहीं है। हाँ जी, वो है या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस वक्त पार्टी जो लोग चला रहे हैं वो मतलब अगेन ऐसा तासुर पाया जा रहा है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ इस चीज़ पर नहीं था। अच्छा, ऐसा क्यों था, इस पे भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो ये कि प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि पीटीआई ने तो अपना जो तरमीमी कागज़ भी जमा नहीं करवाया। मतलब जो उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश करना था कि जी आप लोगों के ख्याल में तरमीम ऐसी होनी चाहिए, हमारे ख्याल में ऐसी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक दफ़ा कमिट भी किया था कि हम करवाएंगे, बल्कि कहा था जेयूए के साथ मिलकर मुसावदा अपना देंगे वो। बिल्कुल, और हमने उस पर बड़ा उनको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मौलाना साहब ने कहा है कि जी मेरे ख्याल में 8 शिकें उन्होंने नाम लिए कि जी हमने बड़ा कोई पता नहीं काला सांप था, आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं जिसको हमने ख़त्म किया। तो उस पर फिर आगे से शहरी रमान साहिबा ने कहा कि जी आप बताएं तो सही कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ख़त्म करवाई हैं। सो एक तो ये है कि वो जो सबकी एक्सटेंड होने चली जा रही थी डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो तो मेरे ख्याल में नहीं होने दी, लेकिन वो शुरू में ही पता लग गया था कि वो नहीं हो रही। बाकी जाहिर है जूसी पार्ट तो यही है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अब उतने पावरफुल नहीं रहे, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि जो अब चीफ जस्टिस की तकर्री है वो भी अब वैसी नहीं रही जैसे हुआ करती थी। तीसरी चीज़, जिस तरह आईनी बेंच अब बना करेगा, आपने जैसे जिक्र किया कि आईनी जो एक कमीशन है जिसके अंदर चीफ जस्टिस हैं, सरबराह हैं, लेकिन फिर वही बात, मैंने मुसवदा मेरे सामने पढ़ा है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई ये पढ़ के कि उनका वोटिंग मतलब उनका वोट एक ही कंसिडर होगा या उनका वोट भारी होगा। अगर तो उनका वोट एक ही कंसिडर हो रहा है तो 1 चीफ जस्टिस, 3 सीनियर जजेस, 4 लोग हो गए। अब आप दूसरी साइड पर देखें तो 2 सेनेटर, 2 नेशनल असेंबली के मेंबर, अटर्नी जनरल, 2 एक खातून, एक अकलियत के वो मेंबर, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक वकील हेड होगा इस वक्त। ठीक है। अच्छा, अब ये आप अगर गिनते चले जाएं तो ये 4 से बहुत ज़्यादा दूसरा साइड पे बन जाते हैं। तो फिर वही बात कि वो ताकत तो नहीं रही अब चीफ जस्टिस के पास कि अनलेस उनको इसमें वीटो दे दें वो, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। सो अब अगर वो बेंच भी नहीं बना सकते आईनी, तो बुनियादी मसला अब ये है कि क्यों हुकूमत को ये इतनी जल्दी थी करने की या इतनी बेताबी थी, क्यों पीटीआई को भी मसला नहीं था। अच्छा, हम जाहिर है ये अब अजम्पशंस हैं हमारे पास कोई अंदर की बात नहीं है। वो ये है कि हुकूमत ने ये सोचा कि थर्ड प्लेयर को ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए, नंबर 1 चीज़। अच्छा, शायद पीटीआई को भी ये लगा कि आज हमें शायद इसकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़े, लेकिन अगर किसी दिन हमारी हुकूमत आएगी तो अगेन हम थर्ड प्लेयर को साथ रख के क्यों खेलें। तो थर्ड प्लेयर को मेरे ख्याल में निकालने की कोशिश की गई है। अब जो बुनियादी मसला है वो ये है कि क्या थर्ड प्लेयर निकल जाएगा, क्योंकि ठीक है कि चीफ जस्टिस के पास उतनी ताकत नहीं रही, लेकिन अब जो एक बेंच बना करेगा उस बेंच के ऊपर आपको अंदाज़ा है कि किस किस्म की गुफ्तगू हुआ करेगी,
कि एकदम से इस तरह के तासुरात पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो कि यकीनन गलत होंगे। मतलब देखिए ना, चीफ जस्टिस, मतलब ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, ये सारे बड़े काबिल और बड़ी ही ये जो है ड्यू डिलिजेंस के बाद आते हैं, बड़े काबिल होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन अब से ऐसा होगा कि जी क्योंकि हुकूमत ने बेंच बनवाया है तो शायद कोई इनसे बातचीत हुई हुई है, तो इस तरह के तासुरात मिलेंगे। अच्छा, जब ऐसे तासुरात मिलेंगे तो फिर क्या वो जो बेंच होगा वो कोई लीनियंसी दिखाएगा या वो हार्ड लाइन अगेंस्ट ले लिया करेगा हुकूमत के? ठीक है, अब ये सारे सवालात हैं। ठीक है, मतलब अगर आज भी आप मेरे से ये पूछें कि क्या इसके बाद हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म होने लगी हैं, तो शायद नहीं। मतलब अगेन उनको बैठ के हर केस के ऊपर वापस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा, वापस चेस बोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि बस बेंच तश्कील क्योंकि हो गया है तो अब हुकूमत के लिए परेशानी की कोई बात नहीं रही। सर देखिए, परेशानियां तो हमने ये माजी में भी देखा है कि वो ऐसा रुख इख्तियार एकदम से कर लेती हैं। देखिए, ये जो थी आईनी तरमीम, ये एक परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत के पास कॉन्फिडेंस था कि मौलाना साहब को हम कवर कर लेंगे। वो कवरेज करते करते सर उनको तकरीबन 2 महीने लग गए और अब जाके ये चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है। अच्छा सर, ये भी देखें आप कि जो जुडिशल जो आईनी केसेस यहाँ सुने जाएंगे, क्या पता पहला केस जो वहाँ पे सुना जाए वो पीटीआई लेके जाए वहाँ पे, जो कि इस 26वीं तरमीम के खिलाफ हो, कि जी पहला केस ही हम ये लेकर आ रहे कि यही गैर आईनी है। तो असल में तो देखें, और उसके बाद तश्कील उसकी जो करनी है। अब देखिए, जजेस जो हैं वो एक डिफरेंट बरादरी है दैन दी, आप सियासी बरादरी कर लें या आपको और बरादरी कर लें, उनके अंदर एक फेलो जज की एक बात होती है, एक इज़्ज़त होती है, एक तकाजा होता है उस चीज़ का। अब उसके अंदर आपने एक लेयर बेसिकली ऐड कर दी है हुकूमत ने कि जी अब ये भी कोई एक बेंच बनाना पड़ेगा, आपने बनाना है। लेकिन जब आप बनाएंगे तो फिर इसके अंदर आपने देखना है कि जिस किस्म का केस आ रहा है उसको किस किस्म के जजेस आपने बनाने। पीटीआई तो यही सर कह रही है ना कि अब हर चीज़ में जजेस जो होंगे वो इस नौयत के होंगे जो कि पसंदीदा होंगे। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है इसके ऊपर। और अगर आप इसकी जो लॉजिस्टिक्स और इसकी सारी जो सेंटिमेंट है उसके अगर पीछे देखें तो कोई आम शहरी को अगर समझाएं तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जिस पे पीटीआई पहुंची है। अच्छा, ये कतई नज़र के बाकी दुनिया में शायद एक तरह से इसी तरह होता है तैनाती की हद तक, लेकिन जो आईनी केसेस सुने जाएंगे उनके ऊपर क्योंकि आपने पावर उसी चीफ जस्टिस को किया है जिसको आपने तैनात किया है, इसका मतलब है आईनी केसेस भी जो है एक वैसे ही बेंच सुनेगा जो वो चीफ जस्टिस लगाएगा, और इस वजह से जो भी केस उसके अंदर जाएगा हुकूमत का एक थोड़ा बहुता हैंड द गेम होगा। तो ये एक मज़ेदार बात है जो नहीं, लेकिन इसमें एक ये है ना कि जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि मुझे जो समझ नहीं आ रही कि वो जो ठीक है कि सरबराह है चीफ जस्टिस, लेकिन अगर उसका भी वोट एक ही है तो जो आईनी कमीशन है वो ये फैसला कर सकता है कि जो बेंच बन रहा है आईनी उसमें चीफ जस्टिस ना बैठे। सो उन्होंने बेंच में से चीफ जस्टिस को निकाल दिया। सो इसलिए चीफ जस्टिस की ताकत तो बहुत कम रह गई। सर मैं असल में इसी चीज़ पे, इसी पॉइंट पे, जैसे आपने कहा ये मीट ऑफ द सारी कॉन्वर्सेशन है, मेरा अपना ख्याल है सर कि ये सारी चीज़ ये तो बड़ी फ्यूटाइल एफर्ट हो जाएगी अगर जो आईनी मामला है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर तमाम जो सियासी नहीं, तमाम केसेस जो होते हैं वो आईनी नौयत की होते हैं। हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके अब तक आईनी मामलात पे बहस करें सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पे ज़्यादा चर्चा होता है, तो इट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग कि हुकूमत ने जो इसकी लिखत पढ़त है उसकी इंटरप्रटेशन जो है वो ये हो कि यार तमाम जो जुडिशल कमीशन के अंदर लोग हैं उनका एक एक वोट है और उसमें से एक ही वोट है चीफ जस्टिस का। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगी। ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं होगी जी कि चीफ जस्टिस ने मशावरत करके एक ये बेंच तश्कील की है और इसके अंदर ये फलाना केस जो है वो सुना जाएगा। दैट विल बी मोर बिलीवेबल। बिल्कुल। और इस पर ना हम ये चीज़ कहते चले जाएं कि हम लोग अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम खुद से ही कह रहे हैं कि जी ये चीज़ क्लियर नहीं है और इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर टीवी पर क्यों आके बैठ गए हैं जब शिकों में क्लैरिटी नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैंने और आपने कई वकला को फ़ोन किए हैं शो पर बैठने से पहले कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, अभी उनकी भी सबकी समझ में नहीं आया। बड़ा फ्रेश है। दूसरा सर आ जाए इस चीज़ के ऊपर
और इसीलिए शायद आपने वो वाला भी गुमान एक जाहिर किया है कि सबसे पहला केस ही ये लग जाए कि सबसे पहला क्या केस ये लग जाए कि 26 और वो पीटीआई ही ले आए कि जी हम तो इसके ही खिलाफ है, तो चलो जी बेंच बनाए। अच्छा सर, दूसरा एज वाली चीज़ पे अगर आ जाए तो उसमें भी क्लैरिटी तो उस तरह से है कि जी 65 से ऊपर कोई भी जज अपनी मुद्दत मुलाजमत नहीं कर सकता। अच्छा ओके फाइन, तो पहले भी तो ऐसे ही था। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन मेरे ख्याल में शायद एक चीज़ ऐसी भी है कि अब अगर आगे वाले आने, मतलब होता है ना जिस तरह इस केस में भी हुआ कि मंसूर अली शाह साहब से आगे वाले जो 2 जजेस थे वो रिटायर हो गए फॉर वट एवर रीज़न, पीछे वाले फॉर वट एवर रीज़न रिटायर हो गए। सो उससे क्या हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुद्दत वो बहुत लंबा हो गया, वो लंबा हो गया। सो उसमें एक शर्त आ गई कि 3 साल से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, यानी कि 65 हो ना हो, आप लेसे 63 के भी हो, आप अभी 60 के हैं और आपको चीफ जस्टिसशिप मिल गई है, आपने 63 पे रिटायर हो जाना है। एग्जैक्टली अब ये भी इस मुसवदे में है कि क्लैरिटी नहीं है ना कि जी 3 साल, ये क्लैरिटी नहीं है इस चीज की। और ये यकीन करें कि वकला से मैं बार बार सुबह से मैं राब्ते में हूँ। एक तो अगेन मैं इस पे ना हमाद रोहिला साहब की भी तारीफ करना चाहूँगा। हम साहब ने पिछले हफ्ते न्यूज़ पंच में इसी टेलीविज़न चैनल पर कहा था कि जी ठीक है तरमीमें होनी चाहिए, मतलब अगर आप बेहतर एक डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हो तो वाई नॉट, लेकिन हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में नहीं होनी चाहिए, आउट इन द ओपन होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए। अब बात यह है कि 8:15 बजे तक तो आज रात एक तो सबसे पहली जो कल जो मीटिंग हुई वो रात 11 बजे हफ्ते और इतवार की शब हुई। आज 8 बजे तक मैं और आप अगेन वी आर एंकर्स, हम पूरी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से राब्ते में हैं, हमारे अपने ग्रुप्स हैं, हम कंफर्म करते फिर रहे थे कि असल ड्राफ्ट कौन सा है, और एक हमारे हाथ लगा और उसमें से भी जो हम बातें कर रहे हैं उसमें फिर वकला में क्लैरिटी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरमीम है उसको छुपा के क्यों करें, मतलब इतना तो कोई आज तक रेंट अग्रीमेंट किसी घर का नहीं छुपाया गया, और वो भी उस केस में जहाँ पे दूसरी शादी की हो, तो इसको इतना छुपाने की क्या जरूरत है सर? बस अब इसके ऊपर हम सर ये हम ना यही सवाल जो है ना ये हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जाने हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि इसको इतना सीक्रेटिव क्यों रखा, इस चीज़ को करने में इतना टाइम भी लगा। टाइम से हमें कोई इशू नहीं, टाइम बल्कि और ले लेते थे, कोई मसले वाली बात नहीं थी। वो तो शायद बाकी सारे स्टेक होल्डर्स ने कहा यार करना तो छेती करो वरना ना करो। सर मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, मुझसे बड़े लोग एक सवाल पूछा उन्होंने आज के दिन में, कल के रोज़, कि पीपल्स पार्टी नेमली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इसमें अब इतना एक फॉरवर्ड स्टांस क्यों लेकर आ रहे हैं। और उसका बड़ा सादा जवाब है मेरे पास, जो मैंने सबको पेश भी किया, कि देखिए जी आईनी तरमीम जो है वो आज का माजी हमें सिखाता है कि वो एक पीपल्स पार्टी का फोर्टे है। 18वीं भी वो लेकर आए, उसके बाद भी चीज़ें की, उससे पहले भी कुछ उनका था। सो ये जो एक चीज़ होती है आइन भी मतलब उस तरह से उसके अंदर वो एक अपना हिस्सा हमेशा डालते हैं। इस दफ़ा सर ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स हुई है मेरी खबर के मुताबिक, कि उनको एक बात तो समझ आ गई कि हुकूमत जो है इसके अंदर बैक डाउन तो नहीं करने लगी, इसको हम वो नहीं करने लगे कि यार इसको थोड़ा सा आप फ्रीज़र में रखें थोड़ी देर, इसको आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करके मौलाना साहब को थोड़ा पोला करके हम इस चीज़ को कर लेंगे। हुकूमत से जब उनको इस बात की समझ आ गई, आई थिंक एंड आई स्पोकन टू कपल ऑफ पीपल, कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालना ही डालना था कि देखें जी एंड में फिर हमने इसकी डिलीवरी जो है वो पॉसिबल की। आया वो मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यकीनन रोल होगा इसके अंदर, लेकिन जो मीडिया के ऊपर आपको तस्वीरात और सब कुछ नज़र आई हैं, जो झलकियाँ देखी हैं आपने, उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ही इज़ लीडिंग। मतलब इसके अंदर पहले जो मोहसिन नकवी साहब मतलब मौलाना साहब तो इस चीज़ में नाराज़ भी हो गए थे कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ मुझसे मांग रहे हैं, तो उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब जो अपनी हैसियत में मतलब एक बड़े होंगे शख्स, लेकिन सियासी दुनिया में तो ये उनका पहला एक एक्सपीरियंस है, तो उससे शायद मौलाना साहब नाराज़ भी थे एक हद तक। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद इसके अंदर उन्होंने हिस्सा डाला और उन्होंने इसको आगे लेके गए, और अब जहाँ तक हम देख रहे हैं चीज़ पहुँच गई है, तो ये भी एक फैक्टर है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना इस चीज़ में भी नहीं कि हुकूमत के अंदर जब सपोर्ट चाहिए हुकूमत को तो पीपल्स पार्टी इज़ देयर, और इस चीज़ में नहीं
कि हुकूमत जब कुछ खुद से करना चाहती है तो वो कर भी नहीं सकती। देखिए, हमने ना ये बात अक्सर सुनी है कि इंटरनेशनली भी, मतलब दूसरे ममालिक भी, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोकल पार्टीज़ भी, जब भी कुछ करना होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो सबकी ख्वाहिश ये होती है कि गारंटर पीपल्स पार्टी बने। उसकी वजह ये है कि नून लीग की रिप्यूट जो है ना इस मामले में, जोड़ तोड़ की सियासत में, दीगर चीज़ों में, कि वो इनिशियली ये रिप्यूट है कि जी इनिशियली वो काम करवाने के लिए प्रोमिसेस कर लेते हैं लेकिन बाद में डिलीवर नहीं करते। सो पीपल्स पार्टी की रिप्यूट ये है कि जोड़ तोड़ की सियासत उनको आती है और वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। सो अब अगेन, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जो वो कह रहे हैं, अगर वो ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान के उन्होंने 8 शिकें तब्दील करवाई हैं, उन शिकों में को बड़े मसाइल थे। एक जो नौकरी वाला है उससे तो हम भी एग्री करते थे, जो मुद्दत मुलाजमत वाला था। सो बड़ी अच्छी बात है वो, लेकिन अब साथ में सब ये भी तो सोच रहे हैं ना कि उन्होंने भी तो शायद कुछ मांगा होगा बदले। यही सर बात है सर। तो वो जो भी मांगा है उन्होंने, ठीक है, उस पर भी हम टेवे लगा सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, लेकिन वो जो भी है उसमें गारंटर जो है उनकी मेरे ख्याल में ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN ना हो। PML ना हो सर, बिल्कुल। और सर टेवे बेसिकली सर लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। देखें, ऑल द सीट्स आर फुल, गवर्नरशिप्स आर फुल, प्रेसिडेंसी ऑब्वियसली मतलब वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए ना कि ज़रदारी साहब की है प्रेसिडेंट। लेकिन सर एक चीज़ जो मेरे जहन में आई, और ये प्योरली टेवा है और मेरी अपनी ख्याल है मेरा, कि इस सबसे मुतासर कौन सी पार्टी हो रही है? JUI नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी नहीं हो रही, नून लीग तो बिल्कुल नहीं हो रही, MQM, बाकी आप ले लें, बेंगल साहब ले लें, उनके अंदर इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस पार्टी को सर फ़र्क पड़ा है दोबार के साथ है। अगेंस्ट द वॉल पार्टी तो PTI इस टाइम, बानी PTI जेल में है, पार्टी इज़ इन टैटर्स, एक इंतज़ामी हैसियत में। आपकी जो भी चीज़ आप पेश करते हैं या बोलते हैं उसमें एक क्लाउड ऑफ डाउट होता है, मतलब वो एक उसके ऊपर एक ये होता है कि आया ये अडियाला जेल से आई है, उन्होंने खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके इसको पेश कर दिया, ये मसले हैं। उसके अंदर सर ऐड कर लें साइनी तरमीम के बाद, अगर लेट से, मतलब ये मैं बिल्कुल उस तरह नहीं कह रहा कि ये हो गया है, बट लेट से जुडिशल कंट्रोल थोड़ा हुकूमत के पास अगर आ गया है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का फ्यूचर जो है इसके बाद एम्बिग्यूअस हो जाता है, कि अगर आ गया है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि PTI को मजीद रगड़ा देना है इन्होंने। तो रगड़ा जब मिलेगा तो उसके अंदर सर आई थिंक कि KPK के अंदर थोड़ी सी अनस्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो सकती है, और वहाँ पे फिर मौलाना साहब जो है, आपको पता है जो हमेशा उनकी ख्वाहिश थी, इसी इलेक्शन के पहले, दौरान और बाद भी जो उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे KP में, मुझे या किसी और को मेरी पार्टी से एक अच्छी पोजीशन पे आप इंस्टॉल करें। वो तो PTI ने मैदान मार लिया KPK की हद तक, वो तो कहते हैं हमने सारा मार लिया, लेकिन KPK की हद तक तो इस पर कोई सवाल निशान नहीं है। तो सर ये एक पॉसिबिलिटी मेरे जहन में क्रिएट होती है, और ये भी अगेन 3D चेस वाली चीज़ है, जो आपको पता है। जब मैं 3D चेस कहता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ साथ कि ये इस तरह से मनूवरिंग हो नहीं सकती। लेकिन सर अब मैं अपना ये बयान वापस लेना चाहता हूँ, शायद हो भी सकती है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आपकी 2-3 लेयर्स के बाद आखिरी स्टेज की सोचते हैं और उसके अंदर प्रॉपर एक उसको लगाते हैं लेयर्स को, और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। जी देखिए, बात यह है कि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमें बड़ा दुख होगा, और हमें दुख इस वजह से, 2 वजूहात की वजह से होगा। एक तो ये है कि मतलब जाहिर है अगर कोई वोट लेकर आया है तो उसको, उसका हक बनता है कि उसको हुकूमत करनी दी जाए। दूसरा ये है कि PTI जो है वो कुछ ख़ास डिलीवर नहीं कर पा रही है। अब अगर आप उनसे वो सूबा ले लेंगे ज़बरदस्ती, तो होगा ये कि लोग कुछ अरसे में ये भूल जाएंगे कि वो पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई थी। उनको ये याद रह जाएगा कि आपने हुकूमत ले ली और नतीजतन कोई बहुत ज़्यादा काम तो सूबे में नहीं हो सका। मतलब जाहिर है, मतलब आपने सूबे में जो काम करवाने हैं उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो इस वक्त जो है सरकार के पास, रियासत के पास, ख़ास तौर पे उस सूबे के पास को बहुत ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। और मतलब फिर वही बात है कि वो पैसे, बहुत सारे उनके पैसे हैं जो फेडरल ने रिलीज़ करने हैं। पता नहीं फेडरल के पास इस वक्त ऐसे हालात हैं कि नहीं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इस वक्त मेरे ख्याल में तो ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा मौलाना के केस में कि अगर वो ऐसा करते हैं, नंबर 1।
नंबर 2, जाहिर है अगर मतलब उनको कोई एडजस्ट करना हो सर, कितनी कायमा कमेटीज़ होती हैं, उसके कितने सरबराहान चाहिए होते हैं, सो वो उनको एडजस्ट तो बहुत जगहों पे किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ है उसमें कि अभी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगेन जिस तरह से वो कहा जाता है कि जी अगर केपी में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई पिछले 8 सालों में, तो क्या वजह है कि पीटीआई की सपोर्ट इतनी ज़्यादा है। सो उसमें जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर आप आज से 8 साल पहले सरकारी तनख्वाहों का हुजम देखें खैबर पख्तूनख्वा का, और सरकारी पेंशन्स का हुजम देखें और उसको कंपेयर करें आज से, तो वो इतना फ़र्क है कि आपका जो है ना उस पर कैलकुलेटर जो है वो 2 + 2 = 4 आंसर नहीं आता। सो उसमें जो है शायद ये गुमान किया जाता है कि बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियां बांटी गई हैं। सो अगेन अगर इस वक्त मौलाना को या दीगर हुकूमती पार्टीज़ को ये महसूस हो रहा है कि ये जो अप्रोच पीटीआई की है, जिससे अब पीटीआई ने केपी में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन की है, हम यही अप्रोच हम क्यों नहीं कर रहे वहाँ पर, और नंबर 2 ये कि अगर हम नहीं भी कर सकते तो हम उनको क्यों करने दे रहे हैं। सो इसको ख़त्म करने के लिए अगर वो ये पूरा रूट सोच रहे हैं तो अगेन हम जो है ना इस वक्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि कौन क्या सोच रहा होगा, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि शायद वो ये सोच रहे हैं। सर बिल्कुल ये हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सर हमें इसको कैरी मजीद फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले सर मैंने एक थ्योरी पेश की, आपने एक पेश की, तो सर ये जो अब थियोरेटिकल मामलात है ना, आप इनमें एक बाकायदगी से इजाफा जो है वो महसूस भी करेंगे, देखेंगे भी, क्योंकि ये सारा कुछ आया एक तरमीम की सूरत में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी शिकें जो इस किस्म की हैं जो थोड़ी ओपन एंडेड हैं और ओपन फॉर इंटरप्रटेशन है ज़्यादा रादर, तो उनको हम आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल देखेंगे। जहाँ सर हम लेकिन मेरा अपना ख्याल है एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो ये है कि जहाँ मौलाना साहब की बात हो रही है कि यार उन्होंने क्या ऐसी चीज़ मांग ली है, वो तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। लेट से वो जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी हो सकता है, जो हम दोनों कह रहे हैं वो हो भी नहीं सकता। शायद मौलाना साहब जो है वो इसी सूद वाली चीज़ के ऊपर और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पे मुतमईन हो और थोड़ा सा दिखा दिया हो यार कि मेरे बगैर आप लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये भी इन इटसेल्फ बहुत पावर है। सर दूसरा वापस आना चाहूँगा पीपल्स पार्टी पे। सर ये सारा कुछ कराने के लिए और क्या कहना चाहिए, जो जिसको कहते हैं हैंड होल्डिंग करके एंड तक पहुंचाने के लिए जो पीपल्स पार्टी ने रोल अदा की है, तो आज आप इसमें देख लें कि आपने किधर देखा है मियां नवाज शरीफ साहब को, किधर देखा है आपके जो एसेट्स हैं, ख्वाजा आसिफ है, राना सनाउल्लाह है, आपके पास एहसन इकबाल हैं, आपके पास मरीम नवाज हैं, आपके हमजा शहबाज शरीफ है, इन सब को हमने नहीं देखा। इसके अंदर हमने एक वाज़ेह रोल देखा है पीपल्स पार्टी का, और हालांकि पीपल्स पार्टी का तो नाम भी नहीं आता फॉर्म 47 में। एग्जैक्टली। तो अब पीपल्स पार्टी जो है सर, उन्होंने फिर इस दफ़ा ये करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद ये अपना मुद्दा भी जरूर रखा होगा कि यार वो जो पंजाब वाली बात जो आप कन्वीनियंटली भूल जाते होते हैं, जिसको हम कहते हैं इन रोड्स इनटू पंजाब। सर ये मेरी ना जब भी मैं किताब लिखूंगा उसका नाम ये होगा इन रोड्स इनटू पंजाब, लेकिन वो सियासी नहीं होगी। तो सर उसके अंदर वो कहेंगे कि जो प्रोमिसेस इन द ब्यूरोक्रेसी थे, जो ये थे कि हम आज से तैयारी शुरू करें और हम आगे वाले सालों के अंदर वो तैयारी करके पंजाब के अंदर जो हमने एक ज़माने में फतह किया था हम फिर से करना चाहते हैं। तो सर वो वाली चीज़ इस दफ़ा तो उन्होंने बड़ी स्टर्नली मांगी होगी, आई एम अज्यूमिंग, लेकिन इसके अंदर आपकी वाली पिछली बात आ जाती है कि प्रोमिसेस केप्ट एंड प्रोमिसेस मेड बाय नून लीग, उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन अब बात ये है कि इस वक्त नून लीग बहुत ज़्यादा दीवार से लगी भी हुई थी, और फिर ये है कि इस वक्त हमें अंदाज़ा है कि हुकूमत जो चल रही है वह सिर्फ शायद सियासी जमातें मिल के नहीं चला रही, सो उनको कहीं और से भी मदद हासिल है। अब वो जहाँ से मदद हासिल है अब वो भी शायद रोल प्ले करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अगर ये डिलीवर किया है तो इसके बदले में पीपल्स पार्टी को जो मिलना चाहिए वो मिले। तो ये भी शायद इसकी वजह से PMLN मजबूर हो जाए उनको देने के लिए पीपल्स पार्टी को जो वो चाहते हैं।
तीसरी एंड में जो एक चीज़ है जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की, और वो ये है कि वैसे तो ये जो मुसवदा आया है और इसमें ज़ाहिर है क्योंकि हम तो सिर्फ ज़्यादा हमने बात की है चीफ जस्टिस की अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन इसमें अदरवाइज़ भी जुडिशरी को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में नीचे तक जो है ना फंड्स भी पहुंचाने की बात की गई है बार काउंसिल्स वगैरह को फॉर वेरियस थिंग्स, लेकिन बुनियादी बात और यही चीज़ कल हमने देखनी है। मतलब बाकी चीज़ें तो है ना कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, मौलाना को क्या मिलेगा, ये तो शायद आपको 3 महीने बाद पता लगे या साल बाद पता लगे, लेकिन कल सुबह जब हम सो के उठेंगे तो वकला का क्या रद्द अमल होगा ये हमें दोपहर 2 बजे तक पता लग जाएगा। सर एक तो ये डेफिनेटली कि वकला क्या है, इसको किस तरह लेके जा रहे हैं, एंड दूसरा सर ये इसको ये समझ लेना कि ये डन एंड डस्टेड मामला है, ये भी बड़ा प्रीमेच्योर होगा मेरे ख्याल में। हुकूमत और एहतियाती जिन्होंने सर देखे ना हो ये गया है कि हम यहाँ पे समझते हैं कि वोट जो है ना उसको बड़ा कैजुअल लिया जाता है। चले हमारा अवामी वोट जो है उसको कैजुअल इस तरह से लिया जाता है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि ये तो वोटिंग ही गलत हुई है, ऐसे हुआ ही नहीं। सर पार्लियामान में खड़े होकर, सेनेट में खड़े होकर जिस शख्स ने वोट डाला है वो इस सारी चीज़ को, ये अजम्पशन है कि उन्होंने हर एक शिक पढ़ के उसके ऊपर अपने आप से अग्री करके फिर उसके ऊपर वोट डाला है, विच इज़ अ टॉल ऑर्डर। मेरा ज़हन नहीं मानता कि तमाम शिकों के अंदर बैठ के, जिस तरह आप और मैं आप 2-3 के बारे में बात करें, वैसे जितनी भी है इसके अंदर उन सबको उन्होंने सोच समझ के फिर अपनी ज़मीर के ऊपर और हल्फन उन्होंने कहा कि ये हम इस सब के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा ना करे तो और इसके खिलाफ वोट डाल दे पार्टी लाइन के खिलाफ, तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है सर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगेन दोनों तरफ से फंसते हैं सर, कि बाद में कोई कर ले कि भाई आपने तो वोट दिया था इस चीज़ के लिए, अब आप आज इसके खिलाफ करें। सर प्रेशर भी तो बहुत है ना, विच इज़ वाई आई अंडरस्टैंड कि सेनेट के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर इस किस्म का बिल जब आए, तरमीम आई, तो उसके ऊपर वोट करना जो है वो बड़ा संजीदा मामला होता है। उसको आपको समझना चाहिए कि सियासतदान में बड़ा हावी होता है वो। तो खैर चले सर, ये अब हम इस एक और हमारे पास खबर भी है, बस इसमें ये है कि अभी तो हुकूमत को मुबारक हो, और कल को अगर हुकूमत बदल गई तो फिर ये वाली हुकूमत जिसने ये पास कराया था ये शायद पछताते फिर। और ये हमने पहले भी होते हुए देखा सर। दोबारा सर आगे चलते हैं, एक और खबर हमारे पास है, वो ये है कि सर जो न्यूयॉर्क के अंदर सर 22 तारीख से ऑनवर्ड्स वर्ल्ड बैंक और IMF की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो है, उसके अंदर औरंगजेब साहब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी शरीक होंगे, वो रवाना हो गए हैं, होने वाले हैं फॉर न्यूयॉर्क। तो ये एक अच्छा सर एक सॉर्ट ऑफ आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपने लेंडर्स जो हैं उनसे बैठ के फिर गुफ्तगू कर सकते हैं। सर देखेंगे इस खबर को मैं मार्क करना चाहता हूँ शौकत वसुत से कि ये वो पहली एफर्ट है, ये पहली वो काविश है दूसरी ट्रांच के लिए। अब पहली ट्रांच तो आपने हासिल कर ली और उसके बाद आपने फौरी तौर पे आपने देखा कि जब टैक्स कलेक्शन का टाइम आया तो कल के रोज़ ही हमने सर बात की थी कि टैक्स कलेक्शन जो है इतनी को अच्छी नहीं हुई इस दफ़ा, और इसलिए 31 तारीख जो FBR ने इनकम टैक्स के ऊपर कर दिया, और ट्रेडर्स का तो एक मामला जो है वो बहुत ही तितर बितर हुआ है। सो IMF के पास जाना और उनसे ये एनुअल जो चीज़ हो रही है, मीटिंग हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे मैं सर हमेशा कहता हूँ, एक बड़े फंक्शन, एक बड़े इवेंट के साइड लाइन्स में जो बातें होती हैं, जाहिर है कि औरंगजेब साहब जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और वर्ल्ड बैंक तो सर हमारा वो वाला दोस्त है ना जो कहता है यार यार क्या मसले वाली बात है। IMF कहता है कि तो किधर से आ गए हो आप। तो IMF से सर इट इज़ वेरी क्रूशल कि कोई वहाँ से मुस्बत खबरें निकलें कि एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, और हमने उनको इस चीज़ की तसल्ली दी है कि हम जो चीज़ें आपने कही थी हम उसके लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और सर मुझे ये भी यकीन है, हमारी पिछली स्टोरी से लिंक कर देता हूँ कि IMF ये भी कह सकते कि यार कि आप 2 महीने से तो ये तरमीम खेल रहे हैं, तो वेयर इज़ द टारगेट मीटिंग जो है वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि सर आप और मैं हमने ऐसे देखना है और हम यहाँ बैठे होंगे बात कर रहे होंगे या दूसरी ट्रांच का वक्त आ गया है। देखिए सर, अब मैं इस स्टोरी को ना पिछली के साथ लिंक कर देता हूँ। अब बात ये है कि ये जितनी तेज़ी में तरमीम पास करवाई गई और जितना इसमें जोर लगाया गया, अगेन पाकिस्तान का आप ही कहते हैं सबसे बड़ा मसला तो इकोनॉमी है, ये तरामीम है, ये जुडिशल तरामीम तो शायद पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बल्कि शायद 10वां सबसे बड़ा मसला हो। सो बात ये है कि ये इतना कुछ करवाया गया क्यों? ये इसीलिए करवाया गया कि हुकूमत को चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी। हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत ये सुनना चाहती है, अश्योरिटी चाहती है कि 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ताजिर से
या किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, टैक्स लेने का तरीका क्या है? आर्म ट्विस्टिंग, मतलब कोई भी खुशी से तो नहीं देना चाहता। अब वो करें आर्म ट्विस्ट, और उसके बाद पता लगे कि उनकी तो हुकूमत ही नहीं रही और इलेक्शन होने जा रहे हैं, और फिर वो उसी ताजिर के पास जाएं वोट डालने, और वो ताजिर कहे कि मेरे शक्ल पे क्या लिखा हुआ है। तो बात ये है कि ये सारी तरमीम करके वो अपने लिए अश्योरिटी चाहते हैं कि हम आज से आर्म ट्विस्टिंग करें 3 साल तक, और फिर उसके बाद जो आखिरी 1.5 साल रह जाए उसमें हम लोचू पोचू करके वापस अपना वोट बैंक जाके लें, और ये हम टैक्स कलेक्शन करके थोड़े से हालात कोशिश करें कि बेहतर हो जाए। सो ये जो है ना, आपका हमेशा सियासत और मईशत हमेशा जुड़ी हुई होती है। तो अगेन गुड लक टू औरंगजेब साहब। और बाकी ये है कि आपने जिस तरह से फरमाया, ADB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके मसाइल नहीं होते, वो बड़ा हमें गिली गिली करके बुलाते हैं, मसला IMF। सर दूसरा सर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी है कि हुकूमत वक्त पूरा नहीं करती, यहाँ पे हुकूमतें चली जाती हैं, हमने देखा है माजी में, इसमें बात करने में किसी को शर्माना नहीं चाहिए। सर आपको क्लैरिटी से और वसूख से आप मुझे बता सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? मतलब एक एम्बिग्यूटी थी तो सही कि बस यार होता यहाँ पे ये है सर कि बस ये करना है कि यार अब ना मूड जो है ना, हुकूमती मूड आप कर लें, ऑपोजिशन का मूड कर लें, अवामी मूड भी कर लें, उसको अवामी मूड लाजमी क्या है जो सबसे ज़्यादा दर्जा रखता है उसके अंदर। हाँ, वो फैसला कौन कर रहा है कि अवाम का मूड क्या है, वो एक अलग बात है। तो वैसे वो हमारा काम, लेकिन बहुत करता हो वैसे कहीं और जाता है। बट माई पॉइंट इज़ कि आप कल के दिन या परसों के दिन या आज से साल बाद 2 साल बाद बहुत लाइकली है, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, प्रेसिडेंट है, कि जी इन वजूहात की वजह से ना अब ये कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर लें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लें और उसके अंदर बहुत चीज़ें कर लें। तो सर ये जो आपकी वाली बात है ना कि यहाँ हुकूमत टिकती नहीं है, आई थिंक उसकी सबसे बेसिक बात ये है कि हम में से अवाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम के और हुकूमत के और मुल्क के, कंसिस्टेंसी एक वैल्यू जो है हम लूज़ कर चुके हैं। असल में ना बात यह है कि यहाँ पर सरकारी ओहदों के पास ना बहुत बड़ी ताकत होती है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो फिर कई दफ़ा सारे हमारे हुक्मरान और या यहाँ तक कि रियासती अहलकार भी घबरा जाते हैं किसी एक के तकर्रर पे। आपने सवाल किया 2022 में क्यों हुआ, एक तो वजह ये थी कि पैसे जिस तरह हमने सोचा था कि पानी PTI आएगी, $200 बिलियन आएगी, वो नहीं आया 200 बिलियन। दूसरा ये था कि आपको याद होगा एक बहुत बड़ी पोस्ट की तकर्री होनी थी, सबको पता था कि खान साहब किसको करेंगे, उसको रोकने के लिए सब मिल गए। और अब एक चीफ जस्टिस ने आना था जिस पे सब हो गए कि ये मसला हो जाएगा, तो ये पूरी तरमीम लाई गई। सो बुनियादी तौर पे जो हमारी रियासती पोस्ट्स हैं, सरकारी जो परमानेंट जॉब्स हैं, उनके पास ताकत बहुत ज़्यादा है। सर बिल्कुल स्टॉप गैप करना छोड़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, आज के लिए नहीं, जो हमारे साथ हैं, ऑब्वियसली जो आगे आने वाली नस्लें उनके लिए सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बहरहाल वक्त खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।